नमस्कार। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो आज हमारा क्या सब्जेक्ट है उसका हम बात कर लेते हैं। आज का जो सब्जेक्ट जो हमारा है वो है फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका परिचय होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो वर्ड है फार्मा जो वर्ड है उसी का हम बात करते हैं। फार्मा जो शब्द है वो बना है, फार्माकोलॉजी जो शब्द है उसी का हम बात करते हैं। कोलॉजी, फार्माकोलॉजी शब्द है ये बना है फार्माकोल। तो किससे बना है? फार्माकोल। फार्माकोल फार्माकोल प्लस लॉजी जो शब्द है इसमें ये बना है लोगस से। किससे बना है? लोगस। लोगस फार्मा ये बना है फार्माकोन और लोगस। इस तरह से फार्माकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस लोगस। फार्माकोन प्लस लोगस। जब हम फार्माकोन जो शब्द है इसका हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ड्रग। क्या है? ड्रग। और ये ड्रग जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये भाई ग्रीक का है। ग्रीक भाषा का वर्ड, ग्रीक। थोड़ा सा मीनिंग में आपको दिखेगा, ये लिखावट में यानी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहला वीडियो है ये। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। अब जो फार्माकोन प्लस लोगस इस वर्ड की जब हम बात करें हैं तो फार्माकोन्स का मतलब ड्रग और लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी। यानी कहीं न कहीं अगर दोनों लाइनों को एक साथ एक शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ ड्रग। यानी दवाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ड्रग ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी की जब बात कर रहे हैं तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग है, यानी दवाओं का अध्ययन करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब सबसे पहले हम जब फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके जो फादर है उसका बात करते हैं। यानी फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको माना जाता है? अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें वेस्टवान स्टीन
बर्ग को हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको माना जाता है, तो भाई ये माना जाता है प्रेम नाथ चोपड़ा को जो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है इंडिया के संदर्भ में। जब हम बात करते हैं इंडिया की, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वेस्टवान स्टीनबर्ग को मानते हैं। और जब इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में हम प्रेमनाथ चोपड़ा की बात करेंगे। अब ये फार्माकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक भाषा का, हमने अभी बताया है, एक शब्द होता है जिसका मतलब ड्रग, और ड्रग जो शब्द है ये भी वास्तविक वर्ड नहीं है। ड्रग जो शब्द है फ्रेंच भाषा के शब्द, जो ड्रग जो शब्द है वो भी वास्तविक वर्ड नहीं है। ये फ्रेंच भाषा के शब्द ड्रग्यू से लिया गया है। किस भाषा के शब्द? फ्रेंच भाषा के शब्द। और ड्रग्यू जो शब्द है इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब, ड्राई हर्ब यानी जड़ी बूटी। अब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनकी जब हम बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बात की है ड्राई हर्ब यानी जड़ी बूटी। अब जड़ी बूटियों की हमने बात की है, ड्राई हर्ब क्या है? तो ड्राई हर्ब यानी जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी लिखावट में थोड़ा समस्या है अभी। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी क्या है? जड़ी बूटी क्या है? एनशियंट टाइम मेडिसिन यानी पुराने समय की जो दवा है वही क्या है? जड़ी बूटी है। पहले के समय में हमारे देश में आयुर्वेद था और उसमें इन जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। अब इस शब्द को, जड़ी बूटियों को, फ्रेंच लोगों ने ड्राई हर्ब कहा। ड्राई हर्ब धीरे धीरे ड्रग्यू में परिवर्तित हो गया। अब ये ड्रग्यू जो शब्द है वो ग्रीक के लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो है अपनी भाषा के अनुसार इस ड्रग्यू शब्द को ड्रग कहना चालू किया। ड्रग शब्द धीरे धीरे कन्वर्ट होकर फार्माकोलॉजी या फार्माकोन में बदल गया। यानी धीरे धीरे भाषा के अनुसार, यानी हर वर्ड का एक समय के बाद परिवर्तित हो जाता है समय और जगह के अनुसार। अब यदि हम और आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजी का, तो अभी हमने माकोलॉजी का जब बात किया तो फार्माकोलॉजी का मतलब हमने बताया स्टडी ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ ड्रग ही क्या है? फार्माकोलॉजी है। अब जब भी हम फार्माकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो यहाँ पर दो मेन इसकी ब्रांच होती है, ऐसे मान सकते हैं।
दो मेन शाखाएं होती है, ब्रांच होती हैं, या इनके बिना इसका इंट्रोडक्शन या फार्माकोलॉजी का शुरुआत वो नहीं हो सकता यदि इनका बात नहीं किया जाए। तो एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स क्या हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ये दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, इनके बिना फार्माकोलॉजी को समझना आसान नहीं है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें आपको दो शब्द दिखाई देगा, फार्मेकोन। फार्मा का हमने अभी आपको ऊपर बताया है, फार्मा का मतलब होता है फार्मेकोन। फार्मा जो शब्द है फार्मेकोन से लिया गया है। साथ में आपको इसमें दिखाई देगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। आपने काइनेटिक ऊर्जा पढ़ा होगा, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का बात करते हैं। फार्मेकोन प्लस मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, फार्मेकोन, फार्मा का मतलब फार्मेकोन, और फार्मेकोन का मतलब भी क्या होता है, ड्रग। फार्मेकोन का ही मतलब क्या है, ड्रग। हमारे सामने फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब निकल कर आता है ड्रग और प्लस मूवमेंट, यानी दवा का गति। दवा का गति ही क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। या अब यदि इसको एक शब्द में लिखे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ये लिख सकते हैं इसको। यानी दवा की गति का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएगा। अब इसी तरह हम फार्माकोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जो वर्ड है, अभी हमने आपको बताया, फार्माकोन, डायनेमिक्स का मतलब होता है डायनेमिक, यानी प्रभाव या इफेक्ट। अब इसमें फार्माकोन जो शब्द है वो भी किससे मिलकर बना है, फार्माकोन से मिलकर बना है। फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब कि वही होता है जो अभी बताया, ड्रग। और अब यदि हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, ये जो हमारा डायनेमिक, इसका मतलब है इफेक्ट या प्रभाव। इफेक्ट हिंदी में बोले तो प्रभाव, ठीक है, यानी ड्रग का प्रभाव, या हम कहें स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। इसको एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट, यानी दवा का प्रभाव। अब जब दवा का प्रभाव का हम बात कर रहे हैं, दवा की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने अभी जो ड्रग के मूवमेंट की बात की, यानी स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट की बात की, फिर हमने बात की दवा के प्रभाव यानी स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट की बात की। अब जब हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, तो ये स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट क्या है? देखिए भाई, जो हम दवा ले रहे हैं, अब जो भी दवा ले रहे हैं तो ये गति करती है, इसका मूवमेंट होता है। कैसे होता है? जैसे हमने कोई दवा को ओरल रूट से लिया, ओरल रूट से लेने के बाद ये दवा हमारे स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कोई दवा को लिया, यानी एक टैबलेट हमने ली। अब ये जो टैबलेट है हमारे स्टोमक में पहुंचेगी, फिर ये धीरे 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 हमारी इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे पहुंचेगी। अब यहाँ जो हमने कोई टैबलेट को लिया है, स्टोमक में गई, स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से यही दवा हमारे म्यूकोजा को पार करेगी। म्यूकोजा को पार करती हुई ये दवा हमारे जो कैपिलरीज है वहाँ पर पहुँचेगी, कैपिलरीज में पहुँचेगी। फिर ये दवा वेन्यूल में जाएगी, वेन्यूल में जाएगी, वेन्यूल में जाएगी। अब ये दवा वेन्यूल से वैन में चले जाएगी, वेन्यूल से वेन्यूल से वैन में जाएगी। यानी अब ये दवा वैन से पोर्टल वैन, पोर्टल वैन में जाएगी। अब ये दवा पोर्टल वैन से होती हुई कहाँ पहुँचेगी? हमारा जो इन्फीरियर वेना कावा में पहुँच जाएगी। इन्फीरियर वेना कावा में ये दवा इन्फीरियर वेना कावा में, अब यहाँ से ये दवा हमारे राइट एट्रियम में पहुँच जाएगी। अब ये राइट एट्रियम से ये दवा हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये दवा पल्मोनरी वैन से होती हुई लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, यहाँ से
लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये फिर हमारे अरोटा के द्वारा ये दवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएगी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएगी। यानी ये जो दवा हमने ली है, कोई भी टैबलेट जैसे हमने ली है, तो लेने के बाद ये टैबलेट हमारे स्टोमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, हम फिर इसका जो है डिजोलेशन हुआ। डिजोल होने के बाद म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ऐसे वेन्यूल वेन, और इसके बाद पोर्टल वेन, इन्फीरियर वेना का राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हाँ, इस तरह से जो है राइट जो है एट्रियम वेंट्रिकल होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी से जो है पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, और अरोटा के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। यानी दवा का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दवा एक जगह स्थायी नहीं है। अब यही जो मूवमेंट है, ड्रग का मूवमेंट जो हो रहा है, यही क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब ये जो दवा गई, सबसे पहले ये दवा का क्या हुआ, एक शब्द से याद रख लो आप, तो A4 एक दे देते हैं, ADME आदमी, इस तरह से आप याद रखो। A4 एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्बेशन, यानी जो दवा दी है उसका सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा। जो दवा को हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया है उसका सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्बेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, जब दवा का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या तो क्या होता है, दवा का जब एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्बेशन होता है। एब्जॉर्बेशन ये शुरू होता है, एब्जॉर्बेशन जो है जहाँ से दवा को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ से लेकर जो दवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक जो दवा पहुँचती है, वो सब का सब मिलाकर क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेशन कहलाता है। यानी दवा को एडमिनिस्ट्रेशन करने से लेकर ये सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन में दवा पहुंची, यानी हमने यहाँ पर इस दवा को मुंह के द्वारा लिया, स्टोमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, या इसका डिजोलेशन हुआ, फिर म्यूकोजा को पार करती हुई कैपिलरी से वेन्यूल वेन, और इस तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से होती हुई दवा हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से होती ये दवा जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची, यही क्या कहलाएगा, दवा का एब्जॉर्बेशन कहलाएगा। अब जैसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दवा पहुंचती है तो दूसरा शब्द हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। A for एब्जॉर्बेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही दवा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती है, ब्लड के द्वारा, प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती है। बॉडी के प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचना ही दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी A फॉर एब्जॉर्बेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब
ये हम कहीं न कहीं ये दो शब्द की बात कर ली है। एक तो हो गया हमारा एब्जॉर्बेशन, दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एम की। एम की बात करेंगे। एम फोर क्या होता है? एम फोर होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो भी दवा हमने ली है उसका केमिकल कन्वर्जन होता है, यानी केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। यह दवा अपना प्रभाव दर्शाती है। यह दवा का केमिकल कन्वर्जन होता है और दवा अपना प्रभाव दर्शाती है। प्रभाव दर्शाने के बाद दवा एक निश्चित समय तक हमारे सेल में, बॉडी में बनी रहती है, लेकिन उसके बाद दवा का जो है लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहे, इसीलिए दवा का E4 एक्सक्रेशन करना भी आवश्यक है। एक्सक्रेशन यानी दवा का पास आउट करना। अब दवा पास आउट हो जाएगी, यानी हमने बात की सबसे पहले एब्जॉर्बेशन की, फिर बात की सबसे पहले हमने बात की थी एब्जॉर्बेशन की, A4 एब्जॉर्बेशन, फिर D4 डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, फिर जो है M4 मेटाबॉलिज्म की बात की, फिर E4 एक्सक्रेशन की बात की। यानी दवा को एडमिनिस्ट्रेशन करने से लेकर दवा का जो एक्सक्रेशन तक जो मूवमेंट है, यानी दवा को लिया और दवा को हमने बाहर निकाला, वो सारा का सारा क्या है? एक तरह का मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है। और यही मूवमेंट क्या कहलाएगा? यही जो मूवमेंट है वो काइनेटिक्स कहलाएगा या फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएगा। ये दवा का मूवमेंट, दवा का विचरण का जो अध्ययन कर रहे हैं वही दवा का मूवमेंट या फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स डायनेमिक। भाई जो हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ है, दवा का जो मेटाबॉलिज्म हुआ है, ये एक तरह का केमिकल कन्वर्ट है या केमिकल कन्वर्जन है। इससे होता क्या है? हमारी जो सेल है, टिश्यू है, वहाँ पर इफेक्ट आता है, केमिकल इफेक्ट आता है, प्रभाव आता है। जो भी दवा ली है उसका प्रभाव आता है, और ये दवा का प्रभाव या इफेक्ट ही क्या है? क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स है। दवा का प्रभाव ही जो है फार्माकोडायनेमिक्स है। इस तरह हमने दो शब्द की बात की है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब जब हम फार्माकोलॉजी का और डेफिनेशन यदि हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी को जो है, और यदि इसका अच्छे से डेफिनेशन देखें, अभी थोड़ा लिखने में थोड़ा सा हैंड राइटिंग का थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है। जैसे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ
ड्रग मूवमेंट, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ये क्या है? फार्माकोलॉजी है। और साथ साथ में जो ड्रग का मूवमेंट हुआ है, हमने अभी बताया आपको ADME, ये इससे याद रखिए, ADME से क्या है? ADME यानी दवा का एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन, यही मूवमेंट है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट ADME एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी दवा का गति, दवा का मूवमेंट और क्या उसका प्रभाव है, यही फार्माकोलॉजी है। अभी हमने जो बात की है, दवा का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दवा का होने के बाद, दवा जब भी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस समय दवा का मेटाबॉलिज्म भी होता है और फिर दवा एक्सक्रेट भी कर दी जाती है, दवा का एक्सक्रेशन भी होता है। इस तरह से ये हमारा फार्माकोलॉजी का अगर डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ड्रग मूवमेंट में हमने बात की ADME, A फॉर एब्जॉर्बेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रेशन। इस तरह से हमने 4 शब्दों को यहाँ देखा है। अब ये दवा जहाँ से दी जाएगी वह अपने अलग अलग रास्तों से पहुँचेगी। जैसे हमने किसी दवा को सबक्यूटेनियस दिया है, यानी हमने सबक्यूटेनियस किसी दवा को दिया है तो ये सीधा कैपिलरीज के संपर्क में आएगी और कैपिलरी, और फिर कैपिलरी से वेन, और इसी तरह किसी दवा को यदि हमने IM रूट से दिया है, किसी दवा को यदि हमने IM रूट से दिया है, तो ये दवा सबसे पहले कहाँ जाएगी? मसल में जाने के बाद ये ब्लड वेसल्स में पहुँचेगी और ब्लड वेसल में जाते हुए वैन में चले। इसी तरह IM फिर IV जो दवा दी है तो ये सीधा ही वैन में जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये फिर राइट एट्रियम से होती हुई दवा लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस तरह से दवा आती जाती रहेगी। यानी प्रत्येक जो दवा है उसका अपना अपना विचरण है, अपना अपना मूवमेंट है और अपना अपना प्रभाव है। जो भी दवा है, जो भी दवा की हम बात कर रहे हैं, ड्रग की बात कर रहे हैं, एक तरीके से ड्रग की जो बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ड्रग क्या है? एक केमिकल है, एक केमिकल है। ड्रग क्या है? एक केमिकल है। अब ये जो केमिकल है, जब हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो वही इसका जो हमने मेटाबॉलिज्म बात किया, मेटाबॉलिज्म के जब बात किया तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है दवा का, ये 2 प्रकार से होता है। तो क्या क्या होता है इसमें? एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दो प्रकार से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब ये जो है एक तरह का केमिकल कन्वर्जन जो है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टों में, बहुत स्मॉल पार्टिकल में ये केमिकल कन्वर्जन होता है, यानी दवा को बाहर निकाला जा सके ऐसी सूटेबल फॉर्म में इसको तैयार कर लिया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो केमिकल कन्वर्जन है टू मेक ड्रग सूटेबल फॉर एक्सक्रेशन, यानी दवा को टू मेक ड्रग सूटेबल फॉर एक्सक्रेशन, यानी दवा को इस तरह तैयार करना कि वो आराम से एक्सक्रेट हो सके, बाहर निकल सके, वही मेटाबॉलिज्म का मुख्य रूप से काम है। अब हमने दो तरह की बात की यहाँ, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो भाई फार्मेकोकाइनेटिक्स जो है दवा का आना, ए फॉर एब्जॉर्बेशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दवा जब एब्जॉर्बेशन हो रहा है, दवा का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दवा बॉडी के प्रत्येक टिश्यू तक पहुंच रही है। तो दवा का जो ये आना, यहाँ दवा आ रही है, और साथ में दवा का क्या होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद में दवा का होता है एक्सक्रेशन। ये यहाँ से दवा का जाना, आना और दवा का जाना, साथ में ये जो दवा है डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ पहुँचती है, हमारे टिश्यू तक पहुँचती है, टिश्यू पर दवा पहुँचने के बाद अपना प्रभाव दर्शाती है, अपना इफ़ेक्ट दर्शाती है। अब ये जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट जो है इसको, प्रभाव को ही क्या कहते हैं, हमने बताया था डेफिनेशन में, डायनेमिक, यही क्या है, डायनेमिक इफेक्ट को ही दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, डायनेमिक। यानी कोई भी दवा का आना, एब्जॉर्बेशन होने के बाद दवा का सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होने के बाद दवा प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब टिश्यू में इस दवा का इफ़ेक्ट यानी प्रभाव आता है। अब दवा का प्रभाव आने के बाद एक प्रभाव सीमित समय तक रहे इसके बाद दवा को वापस पास आउट कर दिया जाता है। पास आउट, दवा का पास आउट होना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। दवा का पास आउट होना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। अब ये सब हम दवा के बारे में कहाँ स्टडी करते हैं, भाई मेडिकल साइंस में करते हैं। दवा का अध्ययन कौन सा विषय में करते हैं, भाई ये सब का सब जो हम अध्ययन करते हैं मेडिकल साइंस में करते हैं, मेडिकल साइंस में करते हैं, मेडिकल साइंस में करते हैं। मेडिकल साइंस क्या है, मेडिकल साइंस में किसका अध्ययन करते हैं, मेडिकल साइंस में हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं, मेडिकल साइंस में डिजीज़ का अध्ययन करते हैं, बीमारीज का अध्ययन करते हैं।
अब जब हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो डिजीज़ क्या है इसका भी हम बात कर लेते हैं। भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द क्या क्या है, एक तो इसमें हमको डिश शब्द दिख रहा है, दूसरा हमको जो है ईज शब्द दिख रहा है। तो डिश का मतलब क्या है, डिश का मतलब जो है अल्ट्रेशन। डिश का मतलब होता है अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन है, डिश का मतलब अल्ट्रेशन हो गया। एक शब्द हमको दिख रहा है ईज। ईज का मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी अल्ट्रेशन नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी सामान्य हमारी क्रिया है, फिजियोलॉजी है, उसमें ही बदलाव ही क्या होगा, क्या कहलाएगा, डिजीज कहलाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी में ही बदलाव ही क्या कहलाएगा, जो है डिजीज कहलाएगा। ये हम स्टडी करते हैं मेडिकल साइंस में। अब मेडिकल साइंस में हमने बीमारी की बात की, मेडिकल साइंस में और क्या क्या बात करते हैं, और मेडिकल साइंस में और क्या क्या बात करते हैं। मेडिकल साइंस में हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। मेडिकल साइंस में और क्या क्या बात करते हैं, मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं मेडिकल साइंस में। तो डायग्नोसिस क्या है भाई, क्या होगा, अभी हमने फिजियोलॉजी की बात की, फिजियोलॉजी की, तो बीमारी में फिजियोलॉजी में कुछ बदलाव आता है। बदलाव क्या क्या आ सकता है, या तो कोई एक्टिविटी बढ़ सकती है या एक्टिविटी घट सकती है, घट सकती है या बढ़ सकती है। ये डायग्नोसिस में हम देखते हैं। जांच जब करते हैं तो यही देखा जाता है कि कौन चीज़ बढ़ गई, कौन चीज़ घट गई। और साथ साथ में मेडिकल साइंस में और क्या बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने फिजियोलॉजी की बात की, कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसको हम कम कर देंगे, कम कर देंगे, और जो कम हो गया उसको हम बढ़ा देंगे, उसको हम बढ़ा देंगे। तो क्या है, यही फिजियोलॉजी का यही बदलाव, ये ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस से हम पता लगाएंगे कि कौन चीज़ शरीर के अंदर बढ़ गया है, कौन कम हो गया है। जो कम हुआ है उसको ट्रीटमेंट में बढ़ा देंगे, और जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर देंगे। यानी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बिना अधूरा है। डायग्नोसिस से देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है। ट्रीटमेंट से क्या है कि जो बढ़ा हुआ है उसको घटा देंगे, घटा हुआ है उसको बढ़ा देंगे। ये हम मेडिकल साइंस में बात करते हैं। डिजीज़ का बात करते हैं, डायग्नोसिस का बात करते हैं, ट्रीटमेंट का बात करते हैं। लेकिन हमको डायग्नोसिस का जब हम बात करते हैं तो हमको इसका पैथोलॉजी समझना आवश्यक है। पैथोलॉजी समझना आवश्यक होता है। बिना पैथोलॉजी समझे हम बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने बात की पैथोलॉजी की। अब पैथोलॉजी का जब भी हम बात करते हैं तो पैथोलॉजी को समझने से पहले उसका हमको नॉर्मल एनाटॉमी और उसका लॉजी भी हमको याद होना चाहिए। नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उसका याद होना चाहिए। साथ साथ में और क्या होना चाहिए, उसका माइक्रोबायोलॉजी भी याद होना, साथ साथ में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ा जाता है। ये सब सब्जेक्ट ही हमको एक साथ बताते हैं कि क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, क्या चीज़ घटा हुआ है। जब हम एक यदि बात कर रहे हैं
किसी में डायरिया हो गया, डायरिया हो गया। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमको ये बताती है कि जो डायरिया हुआ है वो कहाँ कैसे होता है, कहाँ इसका प्रभाव आता है। माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि इसमें इकोलाई जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल तत्व हैं, उनका क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है। इसके साथ बायोकेमिस्ट्री हमको बताती है कौन से इलेक्ट्रोलाइट घट गए हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए हैं, ये हमको बायोकेमिस्ट्री बता दे। यानी हर सब्जेक्ट का अपने अपने स्तर पर अपना अपना रोल है। अब जब हम आगे और बात करते हैं तो अब आगे हम ड्रग की परिभाषा की बात करेंगे। अब ड्रग क्या है, दवा क्या है, उसका बात करेंगे। अभी तक हमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब हम ड्रग की बात करते हैं कि ड्रग क्या है, दवा क्या है। हम दवा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, ड्रग की बात करेंगे। देखिए, परिभाषा समय के अनुसार बदलती जाती है। हमने ड्रग को ड्रग्यू भी कहा, ड्रग को ड्रग्यू फ्रेंच के लोग कहते थे। उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने ग्रीक वर्ड में ड्रग्यू को ड्रग बोलना स्टार्ट किया। फ्रेंच लोग ड्रग्यू जो शब्द थे बोले, वो ड्राई हर्ब से लिया गया। ड्राई हर्ब हमारी जो पुराने समय की दवा थी, यानी जड़ी बूटी से लिया गया। तो समय समय पर हर और भाषा के आधार पर चीज़ें बदलती रहती हैं। ड्रग का हम एक डेफिनेशन देखें, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा। इट इज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट present in medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment और केयर ऑफ डिजीज। यानी दवा क्या है? दवा एक तरह का केमिकल होता है, यानी ये केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब एक तरह का केमिकल सब्सटेंस जो काम करें, एक्टिव, अनएक्टिव जो काम नहीं करे। इंग्रेडिएंट का मतलब केमिकल, और ये प्रेजेंट रहता है किसमें? दवा में, जिसका उपयोग डायग्नोसिस में कर सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कर सकते हैं और डिजीज के केयर करने में कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या दवा का इन्हीं सब में उपयोग करते हैं? डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और केयर और डिजीज में नहीं, दवा का और भी उपयोग है।
क्या एक महिला कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है तो क्या वो बीमार है? क्या नहीं है। उसका डायग्नोसिस की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं उसको और कोई ज़रूरत है। तो फिर बताओ ये डेफिनेशन क्या सही है? क्या डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर ऑफ डिजीज। तो ऐसी महिला जो कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है या कोई अपना बॉडी मजबूत करने के लिए स्टेरॉइड वगैरह या कोई और मेडिसिन यूज कर रहा है, तो क्या वो बीमार है? क्या उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? क्या वो बीमार है? नहीं है। प्रिवेंशन की आवश्यकता नहीं है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्यों ले रहा है? तो इसी के अनुसार ये डेफिनेशन बदल गई। एज पर WHO ने इस डेफिनेशन को बदल दिया। अब WHO ने बदला इस डेफिनेशन को, तो WHO ने क्या कहा कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस, दवा वो सभी पदार्थ हैं दैट इज यूज टू modify physiology systems और पैथोलॉजी states for the benefit of the recipient। यानी दवा वे सब पदार्थ हैं जो हमारी फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर दे, शारीरिक क्रियाओं को बदल दे, साथ में पैथोलॉजिकल जो स्टेट हुई है उसको भी बेनिफिट दे, और कहीं न कहीं लेने वाले को कोई भी फायदा हो, वही दवा है। WHO ने दवा की परिभाषा को बदल दिया। WHO ने कहा कि दवा वे सभी पदार्थ हैं जिनको लेने से फिजियोलॉजी में बदलाव हो और लेने वाले को कोई न कोई फायदा हो, वही सब क्या है? दवा है। अब हम बात करेंगे जो भी हमारी ड्रग है, जो भी हमारी दवा है, जो भी ड्रग होती है, ड्रग क्या है? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। और एक केमिकल सब्सटेंस जो है कैसा होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म में होता है। साथ में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो ये होता है एक तरह का प्रेजेंट होता है इन मेडिकामेंट का मतलब होता है डोज फॉर्म, यानी
जो भी दवा है वो एक डोज की अवस्था में होती है। एक फिक्स वैल्यू होती है, जितना देंगे तभी प्रभाव दवा का आएगा। जिस तरह से चाय में शक्कर नहीं डाले तो चाय का स्वाद नहीं आएगा, मिठास नहीं आएगा। एक प्रॉपर मात्रा में डालना ज़रूरी है। उसी तरह दवा को भी एक प्रॉपर मात्रा में देना ज़रूरी होता है। यानी जो भी दवा होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो डोजेज फॉर्म में होता है, और जिसका यूज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर, डायग्नोसिस और डिजीज, और जो लेने वाले को बेनिफिट हो, इन सभी में किया जाता है, वही दवा है। तो आज का हम जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपका प्यार ऐसे बना रहा तो आगे भी क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को खुश रहें,